जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाओं की चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने भारत में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख मृदाएं जैसे जलोढ़ मृदा, रैगुर मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, इन सब की चर्चा कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की यह सीरीज़ यूपीपीसीएस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आरओ, बीपीएससी या फिर जितने भी प्रकार की स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम है, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर शुष्क मृदा के बारे में दिया गया। इससे पहले आप यहाँ स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगर आप पीसीएस एग्जाम या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर लेना है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि शुष्क मृदाओं का रंग लाल से होकर किशमिशी तक होता है। मतलब ये लाल कलर से लेकर के हल्के किशमिश मतलब भूरे रंग के कलर के होते हैं। ये सामान्यतः संरचना से बलुई तथा प्रकृति से लवड़ी होते हैं। मतलब ये बलुई मिट्टी के समान इनकी संरचना होती है और इनका प्रकृति होता है लवड़ी। मतलब ये नमक के समान होते हैं। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। देखिए कुछ क्षेत्र में जो शुष्क मृदा है इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, इनका वाष्पन किया जाता है और इससे नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त है और फास्फेट सामान्य मात्रा से में होती है। नीचे की ओर चूने की मात्रा बढ़ते जाने के कारण निचले समस्तरों में कंकड़ की परत पाई जाती है। तो इसमें जो खनिज पदार्थ है, रासायनिक तत्व है, क्या क्या होते हैं यहाँ पे मूल रूप से यही बताया गया कि नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फेट सामान्यतः होते हैं और चूने की मात्रा जैसे जैसे नीचे जाएंगे बढ़ती जाती है। आगे दिए मृदा के तली के संस्तर में कंकड़ों की परत के बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलाक्षणिक रूप से विकसित हुई हैं। मतलब इनका विकास कहाँ पर हुआ है, पश्चिमी राजस्थान में हुआ है। अभिलाक्षणिक देखिए आगे, ये मृदाएं अनुर्वर है क्योंकि इनमें देखिए सीधी सी बात है, वो ह्यूमस है ही नहीं, है ना, जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाएंगे और ये लवड़ी है तो मूल रूप से इसमें खेती नहीं की जा सकती, अनुर्वर होते हैं। आगे यहाँ पर दिया है लवण मृदाएं। तो लवण मृदाओं के बारे में जानकारी दिया है। ऐसे मृदाओं को ऊसर मृदा भी कहते हैं। जो ऊसर होते हैं आपने सामान्यतः देखा होगा, ऊसर मृदा यही लवण मृदा होते हैं। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। ये अनुर्वर होती है और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। दोस्तों आपने जहाँ कहीं भी ऊसर देखा होगा, जैसे बंजर जमीन कहते हैं, है ना, तो आप देखेंगे वहाँ की मृदा ऐसे एकदम धूल युक्त होती है, सफ़ेद कलर या हल्के पीले कलर की, तो यही ऊसर है। इनमें बिल्कुल वनस्पति नहीं होती है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण इनमें लवड़ों की मात्रा बढ़ जाती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती है। इनकी संरचना बलुई से लेकर दोमट तक या दुमटी तक होती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी रहती है। नाइट्रोजन की कमी है मतलब मूल रूप से वनस्पति नहीं उगेगा। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपर की सतह पर जमा हो जाते हैं और डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल स्तर के भर जाने से लवण मृदाओं का विकास को बढ़ावा मिलता है। तो देखिए जैसे पश्चिमी गुजरात है, पूर्वी तट है ना, इसका बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र है, यहाँ पे क्यों ये ज्यादा होता है इसका कारण यहाँ पर बताया गया। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे यहाँ पर दिया
अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में, उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवड़ी होती जा रही हैं, क्योंकि अत्यधिक सिंचाई करने से भी मृदा लवड़ी होती जाती है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है। देखिए, इसका कारण बताया गया कि जब अत्यंत अधिक सिंचाई करेंगे तो केशिका क्रिया का मतलब होता है जल का ऊपर की ओर चढ़ना, या फिर किसी भी द्रव का एक माध्यम की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ना। जब ऊपर बढ़ता है तो नमक की मात्रा भी ऊपर आती जाती है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा की मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है और इस समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम डाला जाता है। और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर दिया पीटमय मृदा। ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की अच्छी वृद्धि हो, है ना। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। देखिए, ये ह्यूमस है, मतलब मूल रूप से खेती के लिए उपयुक्त होने वाली है। मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती हैं। अनेक स्थानों पर क्षारीय भी होती हैं। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आगे दिया वन मृदाएं। देखिए, नाम से पता चल रहा है, अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। देखिए, जो वन मृदा है ये मूल रूप से जो पर्याप्त वर्षा वन वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर पाया जाता है और इनका जो गठन और संरचना है लगातार बदलता रहता है। ये घाटियों में ये दोमटी और पांसु होती हैं और तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कड़ों वाली होती हैं और हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय तथा कम ह्यूमस वाली होती है। देखिए, अम्लीय है और कम ह्यूमस है तो इसमें मूल रूप से कृषि नहीं की जा सकती। निचले घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वरी। देखिए, जो निचली घाटी में वो उर्वर है, बाकी अंततः उर्वर नहीं होगी। आगे यहाँ पर दिया है, देखिए नेक्स्ट, ऊपर की गई चर्चा से स्पष्ट होता है कि मृदाएं, उनका गठन, गुण और प्राकृतिक फसलों वनस्पतियों के अंकुरण एवं वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये मतलब देखिए, जो ये नीचे चोटी में पाई जा रही है उसकी बात किया जा रहा है। मृदाएं जीवित तंत्र होती हैं, अतः किसी अन्य प्राणी की तरह विकसित, क्षय और निम्नीकृत होती हैं। यदि समय पर उनका सही उपचार किया जाए तो इनमें सुधार भी होता है। मृदाएं उस तंत्र के अन्य घटकों पर गहरा प्रभाव डालती हैं जिसका वे स्वयं एक अंग होती है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य दिए। देखिए, वन लाइनर तथ्य मूल रूप से है कि ये विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, दोमट मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थ की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। तो बस इतना याद रखिएगा, जो दोमट मिट्टी है इसमें किस तत्व की अधिकता है? पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की अधिकता है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। दूसरा पॉइंट है, देखिए, फलीदार फसलों की खेती के लिए खेती से इनमें से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। ये मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त होती हैं, जिनकी मदद से इनमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन ये दोमट मिट्टी में खेती की जा सकती है। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण होते हैं, 40% मृत्तिका कण होते हैं और 20% गाद मतलब 500 कण होते हैं। ये मृत्तिका कण, 500 कण ये सब क्या होती है? ये साइज के आधार पर इसको विभाजित किया गया, मतलब मिट्टी के कणों के आकार के आधार पर। बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि रवे भारी मात्रा में, देखिए इनमें जो रवे हैं मतलब छोटे कण भारी मात्रा में होते हैं और बड़े होते हैं। आगे यहाँ पर दिया जाफरान, जो केसर की खेती ये कश्मीर की घाटी में की जाती है। जो करेवा को बुदूर मिट्टी भी कहते हैं, में उपजाई जाती है या ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। तो ये याद रखिएगा, जो जाफरान है, केसर है, इसकी खेती कश्मीर की घाटियों में की जाती है। मिट्टियों में जब सोडियम तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवड़ी मृदा का निर्माण होता है, मतलब सोडियम और मैग्नीशियम इसके बढ़ जाने से लवड़ी मृदा निर्मित होता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक लवड़ी मृदा गुजरात में। देखिए, क्षारीय मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और लवड़ी मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान अधिक होना क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। ये तो सामान्य सी बात है, आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा। जब पीएच वैल्यू देखिए 7 होता है तो ये क्या होता है? उदासीन होता है। अगर 7 से कम किया जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, अगर 0 हो गया तो प्रबल अम्लीय है, अगर 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय होगा, जैसे 14 हो गया तो प्रबल क्षारीय है। इसके यहाँ देखिए, ये रेंज क्षारीय का होता है, ये अम्लीय का है और ये उदासीन है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि अगर पीएच मान
कम है तो अम्लीय होगा, ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। सामान्य फसल उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना आवश्यक है। देखिए 6 से 7। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर मिट्टी अम्लीय होगी, मतलब हल्की सी अम्लीय होगी, तो उसमें खेती सामान्य तौर पे अधिक की जा सकती है, मतलब फसल आसानी से उग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए तेजाबी मतलब एसिडिक मृदाओं की बात की जा रही है। जो एसिडिक मृदाएं ये अवसादी मतलब सेडिमेंट्री प्रकृति की होती है। सेडिमेंट्री का मतलब किसी एक के टूटने से निर्मित होती हैं। ये मिट्टियां लैटेराइट, लौह में लाल और अन्य लाल मृदाओं के मृदा समूह की मृदाएं। देखिए लेटेराइट जो लौह में लाल है, अन्य लाल मृदा इसके टूटने से बनती है। इनका विकास मुख्यतः भू आकृति, अम्लीय भूमूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से होता है। ताप एवं नमी युक्त जलवायु और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं की मूल सामग्री में तीव्र अपक्षय होता है और क्षारों की लीचिंग काफ़ी बढ़ जाती है और उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अधिक लीचिंग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होने लगता है। आगे तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने का प्रयोग करते हैं। देखिए तेजाबी मतलब इसमें क्या है, एसिड है ना। एसिड में अगर आप बेस मिला देंगे, चूना एक बेस होता है, तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा। तो ये जो एसिडिक प्रभाव है इसका इसे कम कर दिया जाता है चूने के माध्यम से और एक खेती के लिए उपयुक्त हो जाती है। चाय बागानों में के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकास का पर्याप्त सुविधा के कारण इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर बनाया जाता है। देखिए जो चाय की खेती है ना, इसमें अम्लीय मात्रा ज़्यादा होना चाहिए और जल निकास अच्छा होना चाहिए। देखिए दोस्तों आपने मुख्य रूप से जो भारत की प्रमुख मृदा है इसके बारे में चर्चा की है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा मृदा किस क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे देखिए अगर जलोढ़ मृदा की बात करेंगे तो देश के 43% भूभाग पर जलोढ़ मृदा है ना। इसका जो क्षेत्र है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब और समुद्र तटीय क्षेत्र। दोआब का मतलब होता है, ऐसे देखिए दो नदी है, मान के चले यहाँ पे एक नदी, ये एक नदी ए है, मैं यहाँ पे नाम किसी का नहीं लिख रहा हूँ, और एक दूसरी नदी है बी, है ना। इसके बीच का जो मैदान होगा इसी को दोआब कहेंगे, है ना। तो जो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का दोआब है, इसमें यहाँ पे पाया जाता है जलोढ़ मृदा और समुद्र तट पर पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहनी और दलहनी फसलों की खेती की जाती है। पोटास और चूने की प्रचुरता होती है। लाल मृदा की बात करेंगे तो देश में लगभग 18.6% भूमि क्षेत्र है। तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व भाग, है ना। मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं, मक्का इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ना। और इसमें लौह तत्वों की प्रचुरता होती है। वहीं पर अगर काली मृदा की बात करेंगे दोस्तों तो काली मृदा देश के 15.2% भूभाग पर है ना। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, लावा क्षेत्र में स्थित है। कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं के लिए उपयुक्त है। पोटास, चूना, मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है। लेटराइट मृदा देश के 3.7% भूभाग पर है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा के क्षेत्र में पाया जाता है। चाय, कॉफी, रबर, सिनकोना, काजू की खेती के लिए उपयुक्त होता है। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है। इसी प्रकार दोस्तों देखिए मरुस्थलीय मृदा की बात करेंगे। मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से मरुस्थल जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पाया जाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होता है। बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों, जौ इसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। लवण और फास्फोरस की प्रचुरता होती है। पर्वतीय मृदा कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, जो पर्वतीय भाग है भारत का, वहां पर पाया जाता है। सेब, नाशपाती और आलू की खेती के लिए उपयुक्त होता है। पोटास और फास्फोरस की अधिकता होती है। तो दोस्तों ये भारत की प्रमुख मृदा जो है इसकी क्लास हम लोगों ने आज संपन्न की है। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपर्दन। देखिए मृदा अपर्दन और इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो ये अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और विस्तार से एक पॉइंट को समझेंगे। अच्छा आप यहाँ मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि भारत में विभिन्न मृदाओं के वर्णन क्षेत्र को दिखाया गया। देखिए ये जो भाग है ना, ये भारत का जो उत्तरी भाग है ना, ये मूल रूप से ये दिखाया गया ये वन मृदा के लिए। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। देखिए ये रहा वन मृदा, है ना। इसके बाद ये वाला जो एरिया है जलोढ़ मृदा, आप देख सकते हैं इसके ठीक नीचे वाला ये जो भाग है ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है ना। आप ये देख सकते हैं यहाँ तक इसको लिया गया, है ना। ऐसे ही जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, देखिए ये, है ना। इसके बाद अगला ये लाल और पीली मृदा। देखिए आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं लाल और पीली मृदा का क्षेत्र है ना। देखिए आगे है काली मृदा। काली मृदा की बात करेंगे, देखिए ये आप यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र और थोड़ा से साउथ इंडिया, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। और आगे बढ़ेंगे, देखिए लेटेराइट। लेटेराइट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र है लेटेराइट का, और कुछ यहाँ पर भी एरिया है, कुछ यहाँ पर भी है ना। आगे दिया शुष्क मृदा, है ना। शुष्क मृदा बीच बीच में आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिए ये रहा, है ना, ये रहा यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से आप मैप के माध्यम से भी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये छोटी सी क्लास रही दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मृदा अपर्दन और मृदा संरक्षण इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।